नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे और वक्त हो गया है 5 की आज का। आज सबसे पहले बात होगी महाराष्ट्र की। नया बॉस तय हो गया है। साथ ही बताएंगे कैसे संभल की लड़ाई सड़क से सदन तक पहुंच गई। हिंदुत्व को लेकर बयान देने वाले धीरेंद्र शास्त्री के जान से मारने की धमकी उन्हें मिली है। साथ ही बात होगी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और एमपी में लामबंद हुए हिंदू संगठनों की। एक बार फिर साइबर ठगों ने बड़ी ठगी को दिया है अंजाम। इन तमाम खबरों पर करेंगे बात। तो सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, क्योंकि चुनाव के नतीजे भले ही 23 नवंबर को आए थे, लेकिन सरकार गठन का काम अब तक पूरा नहीं हुआ। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। अब सिर्फ इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। माना जा रहा है कि कल होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद देवेंद्र फडणवीस के नाम की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। विधायक दल की बैठक के लिए बीजेपी ने निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी को पर्यवेक्षक बनाया है। इन दोनों की मौजूदगी में ही महाराष्ट्र के सीएम का नाम तय होगा। डिप्टी सीएम को लेकर फंसा पेंच भी सुलझ गया है। पहले एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम का पद लेने से मना कर दिया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने हां कर दी है। ऐसे में अब महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर 3 बड़े चेहरे हैं जिन पर सबकी नजर है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। सरकार में ये 3 बड़े चेहरे हो सकते हैं। तो 5 दिसंबर को जो आपको मंच पर शपथ लेते नजर आ सकते हैं, वो ये 3 चेहरे हो सकते हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की शपथ लेते नजर आ सकते हैं, वहीं अजीत पवार भी शपथ ले सकते हैं और एकनाथ शिंदे भी शपथ ले सकते हैं। और महाराष्ट्र में सरकार गठन में हो रही देरी को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। संजय राउत ने कहा है कि बहुमत के बाद भी महायुति में सीएम का फैसला नहीं हो पा रहा है, जिस पर बीजेपी के गिरीश महाजन ने कहा कि महायुति में सब कुछ ठीक है और जल्द इसका फैसला हो जाएगा। शिंदे महाराष्ट्र के केयरटेकर मुख्यमंत्री है। अगर मुख्यमंत्री कैसा डिसअपियर या गायब हो सकता है, और दिल्ली में इतनी बड़ी यंत्रणा है, सीबीआई, पुलिस, रॉ, इंटेलिजेंस। देखिए, सब एक खेल चल रहा है महाराष्ट्र में। 10 दिन हो चुके हैं। बहुमत है उनके पास, पूरा भारी बहुमत है, फिर भी ये लोग मुख्यमंत्री का नाम, भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री नेता का नाम अब तक घोषित नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास इतना बहुमत है, उसके बावजूद अब तक राजभवन में जाकर सरकार स्थापने का, सरकार बनाने का दावा नहीं कर सकते। कोई नाराजी नहीं है। माननीय एकनाथ शिंदे साहब 4-5 दिन से बीमार थे, इसलिए मैं तबियत की पूछताछ करने यहाँ पर उनके घर आया था। फिर कोई 1 घंटा सवा घंटा हम लोग साथ में बैठे, अभी बातचीत हमारी वहाँ पर हुई है। 5 तारीख की तैयारी के बारे में भी कुछ कहा होगा। और संभल में मस्जिद और मंदिर विवाद को लेकर मामला अभी भी गर्म है। इस बीच राहुल गांधी की संभल यात्रा को लेकर प्रशासन की ओर से अपील की गई है। डीएम ने एक पत्र लिखा है जिसमें राहुल गांधी से संभल नहीं आने की अपील की गई है। संभल के डीएम ने गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी। राहुल को संभल आने से रोकने की अपील की गई। इसके अलावा बुलंदशहर और अमरोहा के एसपी को भी चिट्ठी लिखी गई है। कल संभल जाकर पीड़ितों से राहुल गांधी मुलाकात कर सकते हैं। राहुल गांधी से नहीं आने की अपील इसलिए की गई है क्योंकि संभल में बाहरी लोगों और नेताओं के आने पर पाबंदी है। संभल का मुद्दा देश भर में चर्चा का विषय है। सड़क से सदन तक संभल पर हाहाकार मचा हुआ है। संभल की लड़ाई अब संसद तक पहुंच गई है। लोकसभा में अखिलेश यादव ने संभल का मुद्दा उठाया, तो वहीं राज्यसभा में राम गोपाल यादव ने मोर्चा खोला। दोनों नेताओं ने संभल हिंसा के लिए सरकार और बीजेपी को दोषी ठहराया। अखिलेश यादव ने प्रशासन पर गोली चलाने की बात कही, तो वहीं राम गोपाल यादव ने कहा कि संभल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया।
इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए हैं। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। और एसडीएम ने वहां जो टैंक था पानी का वो खोल दिया, पानी बह के बाहर आया तो लोगों को संदेह हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो उसके बाद अशांति हुई, पुलिस ने गोली चलाई, 5 लोग मारे गए, 20 लोग घायल हुए, सैकड़ों लोग। और बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे हिंसा और अत्याचार के विरोध में एमपी में हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए। इंदौर की 56 दुकान पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में पोस्टर लगाए गए। 56 दुकान पर ना पोहा ना चाय, बांग्लादेश हाय हाय के पोस्टर लगे हैं। राजगढ़ में हिंदू समाज ने बंद का आह्वान किया। बाजार बंद कर हिंदू समाज ने लोगों ने एक रैली का आयोजन किया। रैली में जमा हुए हिंदुओं ने 100 फीट ऊंचाई पर भगवा लहराकर भारत को हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर दी। बैतूल में भी विरोध किया गया। मुल्ताई में हिंदू समाज ने विशाल रैली निकाली और शहर को बंद रखा। रैली निकालकर बांग्लादेश में हिंदुओं को सुरक्षा देने की मांग की गई। उधर सीहोर में सकल हिंदू समाज, संत, धार्मिक, व्यापारिक और सामाजिक संगठन एकजुट होकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का हरदा में भी विरोध किया गया। हिंदू समाज ने बंद का आह्वान किया है। ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। नर्मदापुरम, सीहोर, हरदा, बैतूल और राजगढ़ की, जहां बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर लोग सड़कों पर उतरे, जमकर प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा की, रक्षा की मांग की गई। क्योंकि जो बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के द्वारा मुस्लिम मतलब हमारी हिंदू महिलाएं, बहन बेटियां और सभी हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा जा रहा है और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो हम उसी के लिए, हमारी बहनों के लिए, हिंदू बहनों के लिए, भाइयों के लिए, हम सब हिंदू यहाँ भी खड़े हैं। राजगढ़ जिले से हिंदू राष्ट्र घोषित हो, ऐसी पहल हमने की है। हमारा पूरा हिंदू समाज आज एकत्रित हुआ है जिला मुख्यालय पर और हमने भगवा ध्वज यहाँ लहराया है और ये पूरे भारतवर्ष में हिंदू राष्ट्र घोषित होने की पहल शुरू हो गई है। और एमपी में बांग्लादेश को लेकर जारी प्रदर्शन पर कांग्रेस ने कहा कि इससे सरकार डरने वाली नहीं है। संघ के लोग प्रधानमंत्री आवास जाएं और वहां पर बैठक करके बांग्लादेश पर दबाव बनवाएं। बांग्लादेश की धरती पर आग लग रही है, वो आज भी कांग्रेस को ना दिखे। कम से कम उन लोगों की चीख तो सुनो और बांग्लादेश सरकार की निंदा करो। जी मौन है, मणिपुर पे मौन रहेंगे, बांग्लादेश के अत्याचार पे मौन रहेंगे। वो तो विदेश नीतियों पे बोलते फिर रहे हैं। 56 इंच का सीना इस समय आवश्यक है। आरएसएस के लोग जगह जगह रैली निकाल लेंगे। आपकी रैली भारत में निकालने से बांग्लादेश की हुकूमत को जरा भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी से, कृपया करके अपने साथियों को प्रधानमंत्री आवास ले जाइए, नरेंद्र मोदी के साथ बैठ के बात करिए कि भाषण देने से सनातन धर्म की रक्षा नहीं होगी। वो लपटें शायद कांग्रेस की आंखों में दिख रही होंगी और कांग्रेस को कहीं ना कहीं उसकी तपस महसूस हो रही होगी। तो उम्मीद तो ये थी कि पूरी कांग्रेस बांग्लादेश की सरकार को निंदा करती, वहां के जो तथाकथित मुल्ला मौलवी हैं जो वहां आतंक का नंगा नाच कर रहे हैं उनके खिलाफ बोलती। पर सज्जन सिंह वर्मा इस तरह बोल करके आरएसएस के लोग सड़कों पर, आरएसएस के लोग तो हमेशा हर हिंदुस्तानी के प्रति हमेशा सड़कों पर रहते हैं। और बांग्लादेश की आग एमपी तक पहुंच गई है। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर अब एमपी में हिंदू संगठन एकजुट होकर आवाज उठा रहे हैं। उधर बांग्लादेश में इस्कॉन के संत चिन्मय दास का केस लड़ने वाले वकील के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। चिन्मय दास के वकील रमेन रॉय गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती हैं। आपको बता दें कि चिन्मय दास को बांग्लादेश में गिरफ्तार किया गया है और उनकी ओर से जो वकील उनका केस लड़ रहे थे, उनके घर पर हमला करके उन्हें जख्मी कर दिया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की कहानी थमने का नाम नहीं ले रही।
यही वजह है कि बांग्लादेश के खिलाफ विद्रोह और विरोध की आग और तेज होती जा रही है। संत चिन्मय दास के वकील पर हमला। आईसीयू में भर्ती चिन्मय दास के वकील रमेन रॉय। बांग्लादेश में आकर कब थमेगी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा। ये तस्वीर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का सच बयां करती है। चिन्मय दास के वकील रमेन रॉय की ये तस्वीरें बता रही हैं कि बांग्लादेश में हिंदू होना कितना बड़ा अपराध बन गया है। ये तस्वीर बता रही है कि अल्पसंख्यकों के साथ बांग्लादेश में क्या सलूक किया जाता है। रमेन रॉय को बांग्लादेश की कट्टरपंथी ब्रिगेड ने इस बात की सजा दी है कि उन्होंने संत चिन्मय दास का केस लड़ने की हिम्मत दिखाई। कोलकाता इस्कॉन के प्रवक्ता राधा रमन दास ने रमेन रॉय की ये फोटो शेयर की है। इस ट्वीट के जरिए जानकारी दी गई है कि रमेन रॉय के घर पर न सिर्फ लूटपाट की गई बल्कि उन पर बेरहमी से हमला किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो आईसीयू में एडमिट हैं। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि रमेन रॉय चिन्मय दास का केस लड़ रहे थे। हम आशा करते हैं कि चिन्मय कृष्ण दास को न्याय मिलेगा। आज हम देख रहे हैं कि बहुत दिनों से वो जेल के अंदर में हैं, बहुत ही कठिन परिस्थिति में हैं। लेकिन एक जो खबर मिली है कि उनके जो पिछले वकील थे रमेन रॉय, उनके ऊपर लास्ट वीक में जो हमला हुआ था तो वो बहुत ही सीरियस अवस्था में है, आईसीयू में है। तो हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं बांग्लादेश गवर्नमेंट से कि जो भी चिन्मय कृष्ण प्रभु के एडवोकेट हैं या उनको डिफेंड करने के लिए आ रहे हैं, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। अगर उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी तो हमने देखा कि लास्ट वीक उनके साथ में जो भी आया था उनके साथ खड़ा होना। बांग्लादेश में हो रही इस हिंसा पर देश भर के सियासत में जबरदस्त उबाल है। सत्ता पक्ष जहां इस मुद्दे पर विपक्ष पर सेलेक्टिव नैरेटिव का आरोप लगा रहा है, वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार से सवाल कर रहा है। उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता पर अपनी चिंता जताई है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जिस तरह की क्रूरता की जा रही है, उसकी चर्चा दुनिया भर के अखबारों में हो रही है। यही वजह है कि बांग्लादेश सरकार के खिलाफ विरोध की आवाज तेज होती जा रही है। और अब बात भोपाल गैस त्रासदी की। आज भोपाल गैस त्रासदी की 40वीं बरसी है। सेंट्रल लाइब्रेरी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल और कई मंत्री शामिल हुए और दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई। 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ऐसी त्रासदी कभी नहीं देखी, सरकार की कोशिश रहेगी कि ऐसी त्रासदी फिर ना हो। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि आज का दिन हम सबके लिए संकल्प लेने का भी दिन है कि भौतिक विकास की आपाधापी में हम मानव संस्कृति, मानव जाति के प्रश्न चिन्ह तो नहीं लगा रहे हैं। भोपाल गैस त्रासदी के दुखद प्रसंग पर लगभग 40 वर्ष हो गए। ऐसी त्रासदी जीवन में कभी देखी नहीं थी। ऐसी त्रासदी भोपाल और दुनिया ने देखी है। इस त्रासदी के अवसर पर मैं दिवंगतों के प्रति एक तरह से अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और हम योग्य प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे कभी कोई घटनाक्रम दोबारा न घटे और जो स्थान पर ये सब चीजें हुई है उस स्थान को लेकर के भी सरकार गंभीर और ठोस पहल करने वाली है। और साइबर ठगों की करतूत जारी है, जहां ग्वालियर में अब एक डॉक्टर इनका शिकार बना है। डॉक्टर मुकेश शुक्ला को डिजिटल अरेस्ट कर 21 लाख रुपए की ठगी की गई है। ठगों ने डॉक्टर और उनकी पत्नी को 30 घंटे डिजिटल अरेस्ट करके रखा। ठगों ने सीबीआई चीफ प्रवीण सूद का फोटो लगाकर फर्जी आईडी से फोन कर डॉक्टर को मनी लॉन्ड्रिंग गैंग में शामिल होने का डर दिखाया। इसके साथ ही डॉक्टर को सुप्रीम कोर्ट का फर्जी गिरफ्तारी आदेश कॉपी और मनी लॉन्ड्रिंग गैंग
नोटों का फोटो व्हाट्सएप पर भेजे गए। इतना ही नहीं, ठगों ने संपत्ति जब्त और उम्र कैद की सजा का डर भी दिखाया। इस दौरान डॉक्टर ने ऑनलाइन सीबीआई चीफ के बारे में जानकारी ली और फोटो सही मिलने पर ठगों पर यकीन कर लिया। इसके बाद डॉक्टर ने आरटीजीएस के जरिए 21 लाख रुपए हैदराबाद के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए। अब डॉक्टर ने क्राइम ब्रांच थाने में शिकायत दर्ज कराई। उनके पास एक फोन आया कि आपके महालक्ष्मी फंड के नाम से 92,000 रुपए टैक्स बाकी है। उनके द्वारा बातचीत की गई व्हाट्सएप पर और आपके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट निकला और इस प्रकार डरा धमका कर उनको कहा कि आपको हम डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं और 21 लाख रुपए की उनके साथ धोखाधड़ी की। उनकी रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसमें क्राइम ब्रांच और साइबर क्राइम की टीम लगाई गई है। जल्दी से जल्दी आरोपियों को